नमस्कार। अपडेट एट 10 में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर की बात। दोनों नेताओं के बीच डेवलपमेंट को लेकर बात, द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारत और रूस के बीच कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस को बताया विशेष भागीदार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हैदराबाद के दौरे पर। मंगलवार को उपराष्ट्रपति ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के कार्यक्रम में हुए शामिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और उपस्थित जनों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 15 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बार 30 नवंबर, 9 दिसंबर और 16 दिसंबर को बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी हालिया वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन 17 और 18 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आमने सामने बातचीत की थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयासों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे की। विदेश मंत्री रूस के 5 दिन के दौरे पर हैं। मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि उन्होंने रूस के उप प्रधानमंत्री मंटूरोव की उपस्थिति में कुडानकुलम परमाणु परियोजना की भविष्य की इकाइयों से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे कुछ क्षेत्रों में रूस को भारत का विशेष साथी बताया। उन्होंने कहा कि उच्च भरोसेमंद देशों के साथ ही ऐसे क्षेत्रों में सहयोग किया जाता है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि भारत और यूरेशियाई आर्थिक क्षेत्र के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए जनवरी के अंत तक वार्ताकार टीमें मुलाकात करेंगी। Russia is also, of course, a very special partner in a few areas. I think defense is particularly notable. I think all of you know that. Nuclear is another. Today, in the presence, in my presence and that of Deputy Prime Minister Manturov, we signed some very important agreements pertaining to the future units of the Kudankulam project, nuclear project. Space is again an area where we have a long history of working. And, typically defense, nuclear and space, these are collaborations you only do with countries with whom you really have a high degree of trust. So it's not just that we do this cooperation, but that cooperation itself is reflective of the quality of the relationship. कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र
रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2002 में शुरू हुआ था। फरवरी 2016 से कुडनकुलम एनपीपी की पहली बिजली इकाई 1000 मेगावाट की अपनी डिजाइन क्षमता पर लगातार काम कर रही है। संयंत्र के वर्ष 2027 तक पूरी क्षमता से काम शुरू कर देने की उम्मीद जताई जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को हरियाणा के दौरे पर थे। सुबह उपराष्ट्रपति ने रोहतक में छात्रों को संबोधित किया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर महर्षि दयानंद के योगदान को उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती लाइफ एंड थॉट्स, they indicate to us simplicity, virtuosity that is motivational and inspirational. The very name will catalyze good things in our thought process. Throughout his lifetime, Swamiji ardently battled prevalent social injustices, dedicating himself wholeheartedly to catalyzing social reforms and disseminating the teachings of the Vedas to the masses. Bharat presently is largely reflection of dreams of Swamiji. इसके बाद उपराष्ट्रपति ने हिसार स्थित भारतीय भैंस अनुसंधान केंद्र में अपना संबोधन दिया। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूर की सोचकर किसानों के लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो नया खोला है, नया विभाग है, इसमें आप यदि समूह बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कितनी सहायता मिल सकती है। आप आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि तकनीकी का उपयोग करें, मार्केटिंग का करें, वैल्यू एडिशन का करें, और बाहर से यदि अगर कोई चीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट होती है उसमें भी पढ़ना चाहिए और एक्सपोर्ट में भी पढ़ना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। आज वे दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम शाम को करीब 5:15 बजे शुरू होगा। आप सनसेट टीवी पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर HRH प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से बात की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर मेरे भाई HRH प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद, हिंसा और जनहानि के संबंध में चिंताओं को साझा किया। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने डीप फेक को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सभी सोशल मीडिया मंचों को IT नियमों का पालन करने की सलाह जारी की है। सरकार की ओर से ये एडवाइजरी IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से मध्यस्थों के साथ की गई चर्चा के बाद जारी की गई है। एडवाइजरी के अनुसार कंपनियों को उपयोगकर्ताओं को निषिद्ध सामग्री के बारे में स्पष्ट शब्दों में सूचित करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन के कानूनी परिणाम होंगे। एडवाइजरी में इस बात पर जोर दिया गया है कि डिजिटल मध्यस्थों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को IPC और IT अधिनियम 2000 सहित दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सूचित किया जाए। IT मंत्रालय आने वाले हफ्तों में बिचौलियों यानी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर IT नियमों या कानून में और संशोधन पर निर्णय लेगा। सरकार ने प्लेटफॉर्मों को ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि IT नियमों के कानूनी उल्लंघनों को नोट किया जाता है या रिपोर्ट किया जाता है तो कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार हो गया है। वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही है। प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया का उपयोग जनता से सीधा संवाद करने के लिए करते हैं। ऐसा करके वो देश की जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। वो हमेशा से ही डिजिटल इंडिया पर जोर देते रहे हैं। अब बात करते हैं एनजीटी की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मौजूदगी से जुड़े एक मामले में 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। हरित पैनल ने कहा है कि इन धातुओं या रसायनों की मौजूदगी बहुत गंभीर है और इसके लिए तत्काल निवारक और सुरक्षात्मक कदम उठाने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि भूजल के नियमन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने इस आधार पर कोई स्वतंत्र कदम नहीं उठाया कि जल राज्य का विषय है, लेकिन 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और 2022 के अधिकरण के आदेश के द्वारा इसकी दलील को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम आश्चर्यचकित हैं कि इतने लंबे समय के बाद आज भी CGWA ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी और दायित्वों से पल्ला झाड़ने और ऐसे कमजोर आधार अपनाने का दुस्साहस किया है जिन्हें शीर्ष अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। अपडेट एट 10 में अब बात करते हैं INS इम्फाल की। सोमवार को INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रक्षा में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का ये प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने लिखा, यह हमारी नौसैनिक उत्कृष्टता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के इस मील के पत्थर में शामिल सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम अपने समुद्रों को सुरक्षित रखते रहेंगे और अपने राष्ट्र को मजबूत करते रहेंगे। INS इम्फाल पहला युद्धक पोत है जिसने पहली बार ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था और जिसका पूर्वोत्तर के एक नगर के नाम पर नामकरण किया गया है। इसे 16 अप्रैल 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। भारत प्रशांत सागर क्षेत्र में इससे जलमेव यस्य बलमेव तस्य के सिद्धांत को और बढ़ावा मिलेगा। जलमेव यस्य बलमेव तस्य। What better proof of power at sea than the destroyer Imphal? Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Mazgon Dock Shipbuilders, Imphal is a salute to a legacy of courage. On the 14th of April, 1944, the Indian National Army, fighting the Battle of Imphal, unfurled the tricolour for the first time on the mainland at Moirang, Manipur. Third of the P-15 Bravo destroyers, Imphal, is above all a story of synergy. Designers, builders, overseers and crew have together built and shaped a warship to make the nation proud. Imphal is proof of India's capability of building state-of-the-art warships and is a matter of great pride for Mazgon Dock Shipbuilders. Her 72% indigenous content, along with the contribution of more than 600 MSMEs, is a giant stride towards Atmanirbhar Bharat. 164 meters long, 13 stories high, Imphal is a floating fortress. Imphal commenced sea trials in April 2023. In a remarkable feat of teamwork, she has been put through her paces within 3 months to ensure combat readiness prior delivery to the Navy. What is more, she is the only warship to fire the indigenous BrahMos prior commissioning.
Imphaal's speed and endurance enable long-range mission deployment to guard our maritime interests. When embarked, her advanced helicopters will be force multipliers. Her technological advancements make Imphaal a torchbearer of India's vision to be a developed nation by 2047. Driving this mighty ship is a crew to match. Their competence, courage, and cohesiveness will help Imphaal conquer new horizons. It's an honor and privilege for me and my fine crew to commission this mighty destroyer. True to our motto of Sadaiv Tatpar, Imphaal will be always ready for every challenge. Imphaal is inspired by her crest, which bears the western gate of the Kangla Fort and Kangla Shah, Manipur's mythical guardian. The first warship to be named after a city in the northeast, I'm sure Imphaal's compass will navigate the world and bring glory to our country. To the crew of Imphaal, may you always find your mark. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 व्यापारिक जहाज़ों पर ड्रोन हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक जहाज़ों चेम प्लूटो और साई बाबा पर हमला करने वालों के खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में INS इम्फाल के जलावतरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि MV चेम प्लूटो और अन्य जहाज़ों पर हमलों को सरकार ने गंभीरता से लिया है और नौसेना ने निगरानी बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक शक्ति से कुछ को ईर्ष्या और नफरत हो रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS इम्फाल भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है जो और बढ़ेगी। नई दिल्ली में स्थित इजराइल के दूतावास के पास मंगलवार शाम को एक विस्फोट हुआ और घटनास्थल से इजरायली राजदूत को संबोधित एक पत्र बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लेकिन घटनास्थल से अभी तक कोई विस्फोटक नहीं मिला है। तलाशी अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस को शाम 5:53 पर एक कॉल आया। बताया गया कि इजरायली दूतावास के पीछे ब्लास्ट हुआ है। इसके तुरंत बाद स्पेशल सेल और दिल्ली फायर सर्विसेज की टीमें वहां पहुंच गईं। हालांकि एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि दूतावास के पास से ऐसा कोई सबूत या सुराग नहीं मिला है जिससे लगे कि यहां कोई ब्लास्ट हुआ है या आग लगी है। अधिकारियों के अनुसार एक डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर भेजा गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर की। ग्वालियर में तानसेन समारोह के अंतर्गत ताल दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक साथ 1282 तबला वादकों की प्रस्तुति ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अभूतपूर्व काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत को नई ऊंचाई पर ले जाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय कलाकारों की इस अनोखी प्रस्तुति की एक झलक। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला श्यामला मातरम, वंदे मातरम।
अपडेट 10 में अब बात खेल जगत की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार से पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में खेला जा रहा है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का ये पहला मुकाबला है। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 208 रन बना लिए थे। इसी दौरान बारिश आ गई और फिर पहले दिन का खेल इसी स्कोर पर खत्म करना पड़ा। इस तरह बारिश ने पहले दिन भारतीय टीम को ऑल आउट होने से बचा लिया। बतौर विकेटकीपर अपना पहला टेस्ट खेल रहे केएल राहुल ने दमदार 50 लगाते हुए टीम को संभाला। राहुल 70 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि मोहम्मद सिराज बगैर खाता खोले नाबाद हैं। तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने 5 विकेट झटके हैं। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 27 दिसंबर साल 1911 को पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी ने गाया। राष्ट्रगान की रचना राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। साल 1950 में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा साल 1911 में लिखी गई एक कविता से लिया गया है। 27 दिसंबर साल 1942 को लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला जिले में हुआ। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का ने वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपनी टुकड़ी के सैनिकों की रक्षा की। गोलियों से छलनी होने के बावजूद दुश्मन को पूरी तरह निस्तेनाबूद करके एक्का ने युद्ध में नई मिसाल पेश की। लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 27 दिसंबर साल 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर निगरानी रखने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। IMF का काम अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस ऐतिहासिक दिन से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
On December the 27th, 1911, the national anthem Jan Gan Man was first sung at the Calcutta session of the Congress. It is the first stanza of the Bengali hymn Bharato Bhagyo Vidhata, written by Gurudev Rabindranath Tagore. Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Bongo, Vindhya, Himachal, Jamuna, Ganga, Uchchal, Jalodhi, Tarango. Jan Gan Man was adopted as the country's national anthem by the Constituent Assembly of India on January the 24th, 1950. Reverence to the national anthem is a fundamental duty in India. According to Article 51A of the Constitution, it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem.